दोस्तों, आज तक के लेक्चर्स में हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बेसिक्स के बारे में डिटेल जानकारी ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की नीड ज़रूरत क्या है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा स्विच गियर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्विच गियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, सेंसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, स्विच गियर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या है इसके बारे में देखा, स्विच सेंसर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या है इसके बारे में देखा, कैपेसिटिव सेंसर मतलब क्या, इंडक्टिव सेंसर मतलब क्या, थ्रू बीम सेंसर मतलब क्या। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपोनेंट में हमने कंट्रोल पैनल, हमने रिले लॉजिक कैसे काम करता है इसके बारे में भी देखा। रिले लॉजिक का जो अपना किट है उसके ऊपर हमने छोटे छोटे हार्ड वायर्ड प्रोग्राम्स भी करके देखे, लैचिंग मतलब क्या है देखा, टाइमर कैसे काम करता है देखा। तो ये जो सारा अब तक हमने देखा है ये सारा बेसिक फाउंडेशन था हम लोगों को पीएलसी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए जिसकी ज़रूरत थी। आज के लेक्चर से हम एक्चुअल पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं इसके बारे में, आज के लेक्चर से हम एक्चुअल पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो जो पीएलसी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एलन ब्रैडली पीएलसी। हम एलन ब्रैडली पीएलसी से क्यों स्टार्ट करेंगे? पीएलसी जो है उसमें जब हम पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो उसमें दो मेजर चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो कोई भी जो पीएलसी होता है उस पीएलसी के इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं और उस इंस्ट्रक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है, ये हो गया पहला टेक्निकल पार्ट। दूसरा पार्ट उन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके आपको प्रोग्रामिंग कैसे करना है। तो प्रोग्रामिंग जो है, जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग किसी को भी डे वन पे नहीं आता है। प्रोग्रामिंग ये जो है ये एक माइंडसेट है। आपको प्रोग्राम करने के लिए आपके ब्रेन को ट्रेंड करना पड़ता है। आपका ब्रेन डे वन में ट्रेंड नहीं होता। तो एलन ब्रैडली का जो पीएलसी का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है RS लॉजिक्स, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए थोड़ा इजी सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर की केस में ऐसे होता है कि जब आप सबसे पहले एलन ब्रैडली का पीएलसी सीखते हो तो सॉफ्टवेयर इजी है, एट द सेम टाइम हमारी जो असाइनमेंट्स हैं, मतलब एक एक इंस्ट्रक्शंस के बारे में जब आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी, सिखाया जाएगा, आगे के वीडियोस आप देखोगे तो इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करनी है ये तो आप समझ जाओगे। सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करनी है ये आप समझ जाओगे। इन एडिशन टू दैट अब आपको धीरे धीरे एक एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। और ये जो असाइनमेंट रहेगी, ये असाइनमेंट जो है ये दिस इज़ वन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम। मतलब इंडस्ट्री में आप जिस तरह के प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में फेस करते हो तो उस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे असाइनमेंट्स में हमने कवर किए हैं। तो जब आप असाइनमेंट आप रीड करोगे, मान लो असाइनमेंट नंबर 1 है, असाइनमेंट नंबर 2 है, जब आप रीड करोगे तो आपको लगेगा कि अरे हाँ ये जो है ना ये मैंने छोटा प्रॉब्लम इंडस्ट्री में देखा है। लेकिन इंडस्ट्री में कोई भी आपको डायरेक्टली उसका सोल्यूशन नहीं देता। आपके सामने जो आता है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने आने के बाद ये एज अ प्रोग्रामर आपका टास्क है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन से इनपुट्स यूज़ करोगे, कौन से आउटपुट्स यूज़ करोगे, कितने इनपुट्स चाहिए, कितने आउटपुट्स चाहिए। अगर आपका जो इनपुट है वो NO टाइप का चाहिए, NC टाइप का चाहिए, आप जो स्विच गियर्स यूज़ करोगे, आप जो सेंसर्स यूज़ करोगे वो PNP टाइप के यूज़ करोगे या NPN टाइप के यूज़ करोगे। तो ये सारे डिटेल जो है एज अ प्रोग्रामर आपको फाइनल करना है। तो इसलिए आज का जो लेक्चर रहेगा वो बेसिक लेक्चर रहेगा एलन ब्रैडली पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के लिए। जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, उस सॉफ्टवेयर को हम कैसे ओपन करेंगे। तो एलन ब्रैडली पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसका नाम है RS लॉजिक्स।
अगर मैं मेरे स्टार्ट मेनू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ RS, तो आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। पहला ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये है RS Logix 500 इंग्लिश, जो कि एक्चुअल मेन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा RS Logix Emulate 500। ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर आपके PLC का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। अब PLC का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या है? तो देखो, डे 1 से हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे, नॉट नेसेसरी कि आपने जो प्रोग्राम किया उसको आप डायरेक्टली PLC के ऊपर जाके डाउनलोड करो। अब ये देखो, ये PLC है, ठीक है, ये PLC है। तो इस PLC के अंदर जब आप इनपुट को वायर्स करते हो, आउटपुट को वायर्स करते हो, ठीक है, और उसके बाद आप PLC के अंदर सॉफ्टवेयर डालते हो, तो उसके बाद ये PLC एक्चुअल मशीन के ऊपर काम करता है। कंप्यूटर से PLC के अंदर जो आपने प्रोग्राम किया है उसको डालने के प्रोसेस को बोलते हैं डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग का मतलब होता है कि आप आपके कंप्यूटर में आपने जो प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम को आप PLC के अंदर डाल रहे हो। PLC के अंदर का प्रोग्राम अगर आपको आपके कंप्यूटर में लेना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपलोड। यूजुअली आपने देखा होगा कि आप जिस कंपनी में काम करते हो या आपने जो मशीन देखा है उस मशीन के अंदर जो PLCs रहेंगे, तो उस PLC के अंदर जिस कंपनी ने वो मशीन बनाया है उन्होंने ऑलरेडी प्रोग्राम फीड किया है और बेस्ड ऑन दैट प्रोग्राम आपका मशीन जो है वो काम करता है। लेकिन उस प्रोग्राम का अगर आपको आपके कंप्यूटर के ऊपर बैकअप लेना है ताकि इन फ्यूचर अगर PLC में कुछ हो जाता है और आप आपके PLC को रिप्लेस करते हो तो ये सॉफ्टवेयर आप उसमें डाल पाओ, या आपको उस मशीन के अंदर जो PLC में प्रोग्राम है उसमें कुछ चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको PLC के अंदर का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे लेना पड़ता है। इस चीज़ को बोलते हैं प्रोग्राम अपलोडिंग। तो प्रोग्राम अपलोडिंग का मतलब हो गया आप PLC से कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम ले रहे हो। प्रोग्राम डाउनलोडिंग का मतलब हो गया आप कंप्यूटर से PLC के अंदर प्रोग्राम डाल रहे हो। लेकिन आप एक्चुअल PLC के ऊपर इमीडिएटली काम करना स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि शुरुआत में हमें सॉफ्टवेयर समझना है प्लस हमें प्रोग्रामिंग सीखना है। और ये हर कोई PLC सपोर्ट करता है कि आप शुरू के जो इनिशियल डेज रहेंगे उसमें डायरेक्ट PLC पे काम नहीं करोगे, लेकिन सिमुलेशन में काम करोगे। तो सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? आप में से हर किसी ने कोई ना कोई गेम लाइफ में खेला होगा। लेटेस्ट अगर आप देखो तो PUBG गेम जो है वो बहुत फेमस गेम था, राइट। PUBG गेम में आप हाथ में कुछ हथियार लेके, बंदूक लेके, जो सामने के आपके दुश्मन रहेंगे उनके ऊपर गोली चलाते हो। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप गेम खेलते हो तो आप खुद को उस गेम का एक पार्ट मानते हो। वो गेम जो है वो रियलिटी नहीं है, वो गेम जो है वो एक्चुअल में सिमुलेशन है, बट सिमुलेशन आपके लिए रियलिटी हो गया। तो ऐसे ही हर एक PLC की कंपनी ने कंप्यूटर के अंदर ही उस PLC के सिमुलेशंस दिए हैं। तो आप जब प्रोग्राम करोगे उस प्रोग्राम को आप सिमुलेशन के अंदर रन करोगे, और सिमुलेशन के अंदर अगर आपका प्रोग्राम सही काम करता है, आपका सारा टेस्टिंग सिमुलेशन में हो जाता है, उसके बाद आप आपके प्रोग्राम को PLC के अंदर डालते हो एक्चुअल फिज़िकल टेस्टिंग के लिए। तो सिमुलेशन टेस्टिंग जो होता है PLC प्रोग्राम का, वो एक सॉफ्ट टेस्टिंग माना जाता है। सॉफ्ट टेस्टिंग इसलिए किया जाता है कि अगर ये आपका पहली बात तो टाइम बचाता है। हर बार आप प्रोग्राम करो और PLC में डालो, उसमें टाइम जाता है, कम्युनिकेशन में टाइम जाता है। तो इससे अच्छा है कि आपको जो टेस्ट करना है वो सारी चीज़ें आप एक बार सिमुलेशन पे ही टेस्ट करो, और फाइनल होने के बाद जो फाइनल आपका प्रोग्राम रहेगा वो वन टाइम आप आपके PLC में डालो। तो इसलिए हर एक PLC सिमुलेशन प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैंने बोला
कि RS Logix 500 जो हम PLC प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, उसके सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का नाम है RS Logix Emulate 500। तो RS Logix 500 इंग्लिश हम लोगों का मेन सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। RS Logix Emulate 500 हम लोगों का सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तीसरा सॉफ्टवेयर है RS Linx Classic। तो बेसिकली आपका जो RS Logix 500 है और RS Logix Emulate 500 है, इनका कम्युनिकेशन जो होता है एक दूसरे के साथ, इनका कम्युनिकेशन कराने का काम होता है RS Linx Classic से, ठीक है। तो ये तीन सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करने वाले हैं। पहला सॉफ्टवेयर RS Logix 500 इंग्लिश, दूसरा RS Logix Emulate 500 और तीसरा RS Linx Classic। तो जब आपको प्रोग्रामिंग करना है तो आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर्स ओपन करना ज़रूरी है। तो इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? आप सबसे पहले RS Linx Classic को ओपन करो। RS Linx Classic हमने ओपन किया है। अब आपको ओपन करना है जो हम लोगों का प्रोग्रामिंग का मेन सॉफ्टवेयर है RS Logix 500 इंग्लिश। ये हम ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये जो मैसेज आएगा इसके ऊपर आपको ओके क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का RS Logix 500 ओपन हो गया और इसके बाद जो लास्ट सॉफ्टवेयर है वो आपका है RS Logix Emulate 500। तो Emulate 500 जब आप ओपन करने के लिए जाओगे तो आपको ये वार्निंग मैसेज आएगा, फेल टू अपडेट द सिस्टम रजिस्ट्री। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इस मैसेज को आपको ओके करके बस क्लोज़ कर देना है। इसके बाद आपका RS Logix Emulate 500 सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने देखा, हमने तीन सॉफ्टवेयर्स को ओपन किया है। पहला जो सॉफ्टवेयर है वो RS Logix 500 है, दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो RS Logix Emulate 500 है जो एक्चुअल सिमुलेशन है, तीसरा जो सॉफ्टवेयर है वो RS Linx Classic है। तो जैसे मैंने बोला कि RS Linx Classic जो है वो आपका बचे हुए जो दो सॉफ्टवेयर्स है RS Logix 500 एंड RS Emulate 500, इनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। एट द सेम टाइम ये सॉफ्टवेयर आपका RS Logix 500 और जो आपका एक्चुअल PLC रहेगा उसके साथ कम्युनिकेशन का भी काम करता है। तो PLC पे यूजुअली क्या होता है, PLC डिफरेंट पोर्ट सपोर्ट करता है। अगर आप ये देखोगे तो इस PLC में आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये RS 485 पोर्ट है। कुछ PLC में सीरियल पोर्ट भी होता है, कुछ PLC में इथरनेट पोर्ट भी होता है। तो एक्चुअली यूजिंग RS Linx Classic आपका PLC कौन से PLC आपका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो RS Logix 500 है उसने किस चीज़ के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे करते हो। मतलब मान लो अगर आपको सिमुलेशन पे काम करना है तो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रहेगा। मान लो आपको इथरनेट पोर्ट यूज़ करके PLC के अंदर आपका प्रोग्राम डालना है जिसे हम अप डाउनलोडिंग प्रोग्राम बोलते हैं, तो वो भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप कॉन्फ़िगर करोगे। या मान लो आपको RS 485 पोर्ट यूज़ करके प्रोग्राम डालना है तो भी हम इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये कैसे होता है, अगर आप कम्युनिकेशन में जाओगे एंड कॉन्फ़िगर ड्राइवर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे अभी करंटली जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन हमने किया है EMU 500-1 SLC 500। तो ये इमुलेटर है, मतलब ये जो अभी कॉन्फ़िगर्ड है इसका मतलब ये होता है कि मैंने RS Logix 500 जो मेरा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को मैंने इमुलेटर के साथ कम्युनिकेट किया है ताकि मैं मेरे प्रोग्राम्स को सिमुलेशन में रन करके देखूं।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिमुलेटर इसके लिए जो है वो अभी रनिंग स्टेटस में है। आप यहाँ से उसको स्टॉप कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगर्ड ड्राइवर्स में आपको ये विंडो जो है ये अगर पूरी ब्लैंक दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपका जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है RS Logix 500 वो सिमुलेशन में भी आप रन नहीं कर पाओगे, और उस सॉफ्टवेयर से आप कोई भी प्रोग्राम को एक्चुअल PLC में भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो फिर उस केस में जब बिगिनिंग में आपको सिमुलेशन में काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है या जो कॉन्फ़िगर था उसको आपने डिलीट कर दिया, स्टॉप करके डिलीट कर दिया, तो आपको अवेलेबल ड्राइवर टाइप्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे ये अवेलेबल ड्राइवर टाइप्स है। अब अवेलेबल ड्राइवर टाइप्स में जैसे मैंने बोला कि अगर आपको इथरनेट पोर्ट से कम्युनिकेशन करना है तो आप इथरनेट IP ड्राइवर सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमें सिमुलेशन पे काम करना है तो सिमुलेशन के लिए आपको SLC 500 DH485 इमुलेटर ड्राइव सेलेक्ट करना है और इसको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये जो सिमुलेशन का ड्राइवर है ये आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो मैं अभी ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूँगा। ये आपको पूछता है कि आपको इसे क्या नाम देना है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे नाम है वो भी दे सकते हो, या आप इसका नाम चेंज करके आपको जो चाहिए वो भी दे सकते हो। मतलब मान लो मुझे यहाँ पे अगर सिमुलेशन नाम देना है तो आप ऐसा भी नाम दे सकते हो। तो सिमुलेशन नाम देके आप इसको जो है वो सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है इसको मैं ऐड करने के टाइम पे जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम है वहीं रखता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ। अब ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपको कॉन्फ़िगर SLC 500 इमुलेटर ड्राइवर के लिए ये पूछता है कि आपको कौन से स्टेशन नंबर पे ये कॉन्फ़िगर करना है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेशन नंबर इसने मुझे दिया है 00, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी आपका कम्युनिकेशन जो है वो बिटवीन RS Logix 500 एंड इमुलेटर मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब ये कॉन्फ़िगर करने के बाद इस विंडो को मैं क्लोज़ करूँगा और फिर हम लोगों का RS Lynx 500 का जो कॉन्फ़िगरेशन का काम था वो हो गया। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को हमेशा हमें बैकग्राउंड पे रनिंग में रखना है। इसको मैं क्लोज़ नहीं करूँगा, तो इसको मैं बस मिनिमाइज़ करके रखूँगा। ठीक है, ये मेरा इमुलेटर का सॉफ्टवेयर है। इमुलेटर के सॉफ्टवेयर को भी मैंने ओपन किया है, इसको भी मैं क्लोज़ नहीं करूँगा, इसको भी मैं मिनिमाइज़ करके रखूँगा। तो इसके बाद जो आता है वो मेरा मेन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है RS Logix 500। अब ये RS Logix 500 सॉफ्टवेयर जो है मेरा मेन जो मैं काम करने वाला हूँ वो मैं इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करने वाला हूँ। तो इस सॉफ्टवेयर में अगर आप देखोगे तो ये जो है इसे बोलते हैं मेन्यूज़। ये आपके मेन्यूज़ है और ये जो है ये आपके डिफरेंट टूल बार्स है। यहाँ पे आपको टूल बार्स आपने कॉन्फ़िगर किए हैं। मेनू के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेनू में आप यहाँ से एक नया प्रोग्राम बना सकते हो। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम रहेगा जो आपने पहले बनाया है उसको आप कंप्यूटर से ओपन कर सकते हो। ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे 1 2 3 4 5 से लेके 8 तक जो आपको दिख रहा है ये वो प्रोग्राम्स है जो मैंने रिसेंटली बनाए थे। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जिस प्रोग्राम के ऊपर हम लास्ट टाइम काम कर रहे होते हैं उसी प्रोग्राम के ऊपर हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो ओपन में जाके किसी फोल्डर को सिलेक्ट करके उस प्रोग्राम को ओपन करने से भी ये इजी वे है, शॉर्टकट है कि किसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो आपने मान लो ये मैंने DAB फोल्डर से प्रोग्राम को मुझे ओपन करना है तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से अगर मैं न्यू करता हूँ तो ये जो पहला प्रोग्राम था ये मुझे सेव नहीं करना, तो मैं इसको बोलता हूँ नो, सॉरी। अब दूसरा जो है वो ऑप्शन आपका है यहाँ पे व्यू।
व्यू ऑप्शन जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपका ये जो विंडो रहेगा, इस विंडो में आपको कौन सी चीज़ों को दिखाना है, कौन सी चीज़ों को आपको नहीं दिखाना है। अब मान लो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, इसमें अगर आप देखोगे कि व्यू के अंदर जो सब मेन्यूज़ हैं उसमें कुछ सब मेन्यूज़ को टिक मार्क्ड है। टिक मार्क का मीनिंग ये होता है कि दीज मेनूज आर सिलेक्टेड एंड अवेलेबल ऑन द यूआई। अब मान लो मैं ये स्टैंडर्ड हटा देता हूँ तो देखो यहाँ से जो एक है ना टूल बार वो हट गया। इसी तरह से अगर मैं ऑनलाइन हटा देता हूँ तो यहाँ से वो हट गया, यहाँ से आपका ऑनलाइन का ऑप्शन हट गया। इसी तरह से अगर मैं टैब्ड इंस्ट्रक्शन बार हटाता हूँ तो ये देखो ये यहाँ से पे जो इंस्ट्रक्शन बार अवेलेबल था वो हट गया। मैं एड ऑन का हटाता हूँ तो यहाँ से एड ऑन का ऑप्शन भी हट गया, और मैं विजुअल बेसिक को हटाता हूँ तो ये भी हट गया। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर को ओपन करो और ओपन करने के बाद आपको इस तरह का एक ब्लैंक विंडो दिखाई दे सॉफ्टवेयर के लिए। तो डरने की बात नहीं है। अगर ये ब्लैंक विंडो आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ब्लैंक विंडो का मतलब ये हो गया कि व्यू के अंदर से जो मेनूज थे उसको किसी ने हटाया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक भी टिक मार्क आपको यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, तो ये जो है इसे आपको टिक मार्क करके इन मेनूज़ को वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं पहले स्टैंडर्ड को लेता हूँ, देखो स्टैंडर्ड मेरा मेनू यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं रिजल्ट्स को लेता हूँ तो देखो मेरा रिज़ल्ट विंडो नीचे यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं ऑनलाइन को लेता हूँ तो ये मेरा ऑनलाइन का विंडो आ गया। उसके बाद मैं टैब्ड इंस्ट्रक्शन को लेता हूँ तो ये टैब्ड इंस्ट्रक्शन का मेनू यहाँ पे आ गया। और इंस्ट्रक्शन पैलेट जो अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको क्लोज़ करूँगा। और टूल बार जो है इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो ये तो हो गया व्यू ऑप्शन। अब कम्युनिकेशन ऑप्शन जो है, ये सिस्टम कम्युनिकेशन अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये मैं किस चीज़ के साथ अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ इसके बारे में मुझे डिटेल देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा कम्युनिकेशन अभी जो चल रहा है वो सिमुलेशन के साथ चल रहा है, और यहाँ पे मुझे उस ड्राइवर के बारे में डिटेल भी पता चल रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम अगर है उसको मैं डाउनलोड करूँगा तो वो सिमुलेशन में डाउनलोड होगा या किसी एक्चुअल पीएलसी के अंदर डाउनलोड होगा। इसलिए इस कम्युनिकेशन मेनू का यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन में हु एक्टिव गो ऑनलाइन भी वही है जो मुझे दिखाता है मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर आता है ऑप्शन टूल्स में ऑप्शंस में आपके पास सिस्टम प्रेफरेंस है, सिस्टम कम्युनिकेशंस है। सिस्टम कम्युनिकेशन का यूज़ करके आप आपका जो ड्राइवर्स है उनको आप चेंज कर सकते हो। अभी हमने एक ही ड्राइवर को सेटअप किया है, इसलिए मुझे चेंज करने के लिए यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम अगली बार नेक्स्ट इथरनेट को भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसको कैसे स्विच करना है ये मैं आपको डिटेल बताऊँगा। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एलन ब्रैडली का जो सॉफ्टवेयर है उसमें RS Logix 500, RS Classics एंड RS Emulate, ये जो सॉफ्टवेयर्स है इनका रिलेशनशिप क्या है और इन सॉफ्टवेयर्स को कैसे आप कंप्यूटर से ओपन करोगे। RS Linux Classics में आप एक सेकेंड, RS Linux Classic के अंदर आप ड्राइवर को कॉन्फ़िगर कैसे करोगे ताकि आप सिमुलेशन में प्रोग्राम को रन कर पाओ। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एलन ब्रैडली का जो RS Logix सॉफ्टवेयर है उसके लिए। अगले लेक्चर में हम एक ये जो सॉफ्टवेयर है अगले लेक्चर में हम इस सॉफ्टवेयर को कैसे अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे RS Logix 500 सॉफ्टवेयर जो है उसको कैसे यूज़ करना है और उसका यूज़ करके आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है।